हेलो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं अध्याय 3 मूल विधि। और मूल विधि की अध्याय 3 में क्या क्या धाराएं होती हैं, क्या क्या उसके बारे में संक्षेप में वर्णन किया गया है। मैं इसकी जानकारी आपको देने वाला हूं, क्योंकि जो अध्याय 3 है हमारा, उसमें धारा 14 से लेकर 43 तक दी हुई हैं। उसमें क्या क्या सुरक्षा है, क्या क्या किसके लिए लाभ, कि जो अपराध किया गया है वो अपराध के दायरे में आएगा या नहीं आएगा, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इसमें मैं बताने वाला हूं आपको। क्लास में अंत तक बने रहें। और मैंने आपसे जैसा कि बोला था कि डेली एक अध्याय कराता रहूँगा मैं, तो आप रेगुलर बने रहें। 2 दिन का गैप हो गया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आई होप कि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो उसमें आपको पूरा अध्याय के बारे में समझ में आ जाएगा कि मैं इसके बारे में क्या क्या जानकारी आपको देने वाला हूँ। एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में भी बताने वाला हूँ, ताकि आप याद भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से मैं आपको समझाऊंगा। अध्याय 3, जिसमें कि इस अध्याय में बचाव, छूट या फिर क्षमा योग्य कोई भी अपराध से है। यानी कि ऐसा अपराध कि आपने कर तो दिया है लेकिन वो अपराध के दायरे में नहीं आता है। किसी की भलाई के लिए किया गया अपराध तो वो अपराध नहीं होगा। यानी कि किसी की भलाई के लिए अगर तुमने उसका बुरा करा है तो वो अपराध के दायरे में नहीं माना जाएगा। तो इसके बारे में ये जानकारी दी हुई है, तो मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। धारा 14 आती है, किसी विधि द्वारा अवध या तथ्य की भूल के कारण किया गया अपराध वो अपराध के दायरे में नहीं आएगा। धारा 15 में न्यायाधीश को छूट दी जाएगी कि वो न्यायाधीश इसके अंतर्गत जो कोई कार्य करता है तो उसको किसी को सजा सुनाना होता है तो वो उसके अपराध नहीं होता, उसका ये कर्म है उसका। तो वो कर्म कर रहा है तो वही अपराध के दायरे में नहीं माना जाएगा। धारा 16 में आता है जल्लाद को बचाव। अब जल्लाद का काम क्या होता है, किसी को फांसी पर चढ़ाना। तो फांसी पर तभी तो चढ़ा सकता है किसी जज के या फिर कानून के कहने पर ही, तो वो उसका कार्य है, तो वो उसके अपराध के दायरे में नहीं आएगा। धारा 17 में आम नागरिक द्वारा तथ्य की भूल या विधि समस्त कार्य करने की शक्तियों का प्रयोग, यानी कि किसी भी विधि द्वारा या फिर सहमति से किया गया कार्य है। सहमति का मतलब होता है कि जैसे कि बॉक्सिंग में होता है, बॉक्सिंग में 2 मुक्केबाज आपस में खेलते हैं तो उसमें चोट लग जाती है, तो वो सहमति होती है कि हाँ दोनों का सही था, लेकिन इसमें गेम की वजह से इसमें किया गया कार्य कोई भी अपराध के दायरे में नहीं आएगा। तथ्य की भूल ये भी हो सकती है कि जैसे कोई व्यक्ति है और अपने कहीं पर जा रहा है खेत पर, और उसको रास्ते में कोई अंधेरे में कोई व्यक्ति या फिर कोई लेडीज़ मिल जाती है, लेकिन वो भूल चूक में उसको लिए क्या समझ लेता है, चुड़ैल समझ लेता है। जब वो चुड़ैल समझता है उसमें भ्रम से, यानी कि भ्रम होता है उसको कि चुड़ैल हो सकती है, तो इसी कारण उसको वो कुल्हाड़ी से या फिर किसी भी चीज़ से बार कर देता है और उसमें उस कारण मृत्यु हो जाती है। तो ये अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो वास्तव में व्यक्ति की कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है व्यक्ति गांव का हो या फिर परिवार का भी हो सकता है, लेकिन भूल चूक में किया गया कार्य है और उसको तथ्य मान लेना, तथ्य ही तो माना था उसने, तो इसलिए उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इस अपराध के दायरे में नहीं आएगा। कानून के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग गलत समय, यानी कि करते समय गलती का उदाहरण, जैसे कि कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर वार करता है, लेकिन अपने बचाव के लिए दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति पर वार करता है। इसी कारण उसी समय किसी कोई तीसरा व्यक्ति अगर उसको देख लेता है तो वो अपराध की भी, जो दूसरा व्यक्ति है वो अपने बचाव के लिए पहले व्यक्ति को मार रहा है और तीसरे व्यक्ति ने देख ला तो वो सोचेगा कि दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को मार रहा है, तो वो बीच बचाव में होने के कारण उसको पुलिस स्टेशन ले जाएगा, ताकि वो अपराध के दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि जो सी व्यक्ति है उसने पूरी रूप से उस घटना को नहीं देखा है, सिर्फ उसने उसको मारते हुए देखा है। धारा 18 में दे रखा है कि विधिपूर्ण कार्य, यानी लॉफुल फैक्ट के कारण जो भी कार्य या दुर्घटना होती है तो उसके दायरे में आती है। ये धारा आईपीसी की धारा पहले 80 में दे रखा था, अब इसको धारा 18 में कर दिया गया है। यानी कि इसका मतलब होगा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा, कोई व्यक्ति अगर पेड़ पर कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा है और उस कुल्हाड़ी का उछल कर जाना, यानी कि उछल कर दूसरे व्यक्ति पर लग जाना, तो वो उसके द्वारा अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि धोखे में किया गया कार्य है ये। और बस इतना होना चाहिए कि कोई व्यक्ति जानबूझकर इस कार्य को ना किया गया हो, यानी कि ऐसा कोई साधन या फिर विधिपूर्ण नहीं होना चाहिए और उसमें उसकी सहमति नहीं होनी चाहिए, बिना किसी अपराधी के आशय के ज्ञान के होना चाहिए। उसे कोई मालूम नहीं था ना कि कुल्हाड़ी छूट कर निकल सकती है, तो वो अचानक या धोखे में हुआ कार्य है, वो अपराध के दायरे में नहीं आएगा। धारा 19 में है, किसी बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि का कर देना वो इस अपराध के दायरे में नहीं आता है। किसी का नुकसान बड़ा हो रहा है और उसको नुकसान को बचाने के लिए छोटा नुकसान कर दिया जाए तो वह अपराध के दायरे में नहीं माना जाएगा। धारा 20 में दे रखा है, यदि 7 वर्ष तक के बच्चे या उससे छोटे बच्चे का किसी का
अपराध हो जाना या किसी को मार देना या फिर उसकी मृत्यु हो जाना, तो वो अपराध के दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि वो उसका परिणाम नहीं जानता है। धारा 21 में दे रखा है कि धारा 21 में कि 7 से 12 वर्ष के बच्चे को जो परिणाम नहीं जानता है, यानी कि वो नहीं जानता कि इसका परिणाम क्या हो सकता है, और उससे वो गलती हो जाती है, फिर किसी को चोट लग जाती है, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि उससे उसका परिणाम नहीं मालूम है। अब धारा जो हमारी 22 दे रखी है, तो धारा 22 में दे रखा है कि पागल या फिर किसी व्यक्ति द्वारा, पागल या विचेत व्यक्ति का कार्य है, पागल व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य है वो अपराध के दायरे में नहीं आने का है। धारा 24 में दे रखा है कि मत्ता या नशे में किया गया कार्य है। अब नशे में भी व्यक्ति पागल हो जाता है, नशे में भी किया गया कार्य है, वो अपराध के दायरे में नहीं माना जाएगा। धारा 25 में सहमति से किया गया कार्य है। सम्मति का मतलब है कि सहमति से किया गया कार्य है, जहाँ कोई व्यक्ति, यानी कि बॉक्सिंग गेम होता है, बॉक्सिंग गेम में अगर कोई व्यक्ति, 2 व्यक्ति होते हैं, उसमें उसके बाद मुक्का मारने पर उसकी दुर्घटना हो जाती है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो अपराध के दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि वो एक गेम है और दोनों की सहमति से किया गया कार्य होता है। धारा 26 में सद्भावपूर्वक, यानी कि गुड फेथ के लिए, सद्भावपूर्वक यानी कि किसी भी की फायदे के लिए किया गया कार्य है, और उस फायदे सद्भावपूर्वक कार्य करता है और दुर्घटना घट जाती है, दुर्घटना घट जाती है, तो वह व्यक्ति अपराधी नहीं माना जाएगा। यानी कि ऑपरेशन थिएटर में जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं और मृत्यु हो जाती है, तो वो अपराध के दायरे में नहीं आता है। धारा 27 में दे रखा है संरक्षक, यानी किसी की सम्मति के द्वारा, जैसे कि पागल व्यक्ति या 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे का किसी भी बालक का हो सकता है। धारा 28 में धारा सम्मति से संबंधित मुद्दों की चर्चा, यानी भय के अधीन डरा धमकाकर किसी कार्य या भ्रम में किया गया कार्य जो हो सकता है। धारा 29 में गर्भपात का निषेध हो सकता है, गर्भपात का निषेध करना वो धारा 29 में आता है। धारा 30 में सम्मति के बिना किसी के फायदे के लिए, धारा 30 में दे रखा है किसी की सम्मति, यानी उससे सहमति नहीं लेनी है और उसके फायदे के लिए किया गया कार्य है, वो अपराध के दायरे में नहीं आएगा, चाहे वो व्यक्ति मना कर रहा हो और आपने उसकी भलाई कर दी हो, तो वो अपराध के दायरे में नहीं माना जाएगा। धारा 31 में सद्भावपूर्वक किया गया कार्य, यानी कि किसी भी मरीज को हालत से संबंधित वो होता है, डॉक्टर उसको ऑपरेशन कर देते हैं, तो वही इसमें भी दे रखा है धारा 31 में, और धारा 26 में सेम दे रखा है थोड़ा थोड़ा। धारा फिर 32 में आता है वह कार्य जिसके करने से किसी व्यक्ति को धमकियों के द्वारा किया गया कार्य, और ऐसे मामले में उस व्यक्ति को बचाव या छूट या सरकार के द्वारा लाभ दिलाया जा रहा हो, मतलब कि उसे डरा धमका कर ले जाएं कि चलो चलो, है ना, ठीक है, और चलने के बाद उस व्यक्ति को लाभ मिला जाए, तो वो किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। अब आता है हमारा प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। प्राइवेट प्रतिरक्षा का मतलब है कि सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस के लिए जब तक पानी सिर से ऊपर नहीं चढ़ जाता, व्यक्ति को कोई अपराध नहीं करना चाहिए। अगर पानी सिर से ऊपर चढ़ रहा है और व्यक्ति ने अपराध कर दिया है, तो वो अपराध के दायरे में नहीं आ सकता है, किसी की दुर्घटना हो या किसी की मृत्यु हो सकती है। यानी कि धारा 34 में कोई अपराध नहीं माना जाता है, कोई कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 34 से 43 तक ये प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। धारा 34 से 43 तक कोई भी अपराध नहीं माना जाएगा जो कार्य किया गया है, क्योंकि इसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दे रखा है, यानी वह जिसके अंतर्गत किया गया कार्य है। प्राइवेट प्रतिरक्षा मतलब किस किस व्यक्ति पर चर्चा हो सकती है, जैसे कि अपने शरीर और अन्य के शरीर की रक्षा के लिए, अपनी संपत्ति और अन्य संपत्ति की रक्षा के लिए। यदि चोर चुरा कर ले जा रहा है और उसको आपने पकड़ लिया है, तो आपके द्वारा उस व्यक्ति की मृत्यु या चोर की मृत्यु हो जाती है, तो उसमें अपराध के दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि वो सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए और अपनी संपत्ति को बचाने के लिए किया गया है। धारा 36 में भी दे रखा है कि व्यक्ति के खिलाफ, जैसे कि सामान्य व्यक्ति के खिलाफ कोई भी मत या नशेड़ी के खिलाफ वैसे ही अधिकार हो सकते हैं। धारा 37 में लोक सेवा के विरुद्ध ड्यूटी पर पब्लिक अथॉरिटी या फिर नोट केवल उतनी ही हानि पहुंचा सकते हैं जितनी आत्मरक्षा के लिए सुरक्षित हो। कोई व्यक्ति आपको हमला कर रहा है और आप हमले में जब तक बचाने की कोशिश करें जब तक आप बच सकते हैं, और अन्यथा आप उसको चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन इतनी सहमति तक कि आप बच सकें। ऐसा नहीं है कि इतना मार दें कि उसको वो मर जाए। धारा 38 में आता है शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के सामने वाले व्यक्ति की जान तक ली जा सकती है। अब धारा 38 में तब आता है कि पानी जब सिर से ऊपर चढ़ जाता है, कि अब इसमें सिर्फ बचाने का एक ही उपाय है कि इस व्यक्ति की मृत्यु कर दी जाए, तभी हम अपने आप को बचा सकते हैं, तो वो भी क्या होगा, अपराध के दायरे में नहीं माना जाएगा। जैसे कि मृत्यु की आशंका या घोर अपराध, गंभीर चोट, निम्न परिस्थितियां हो सकती हैं। बलात्कार, यानी किसी व्यक्ति का बच्ची का बलात्कार किया और आपने उसको देख लिया है, तो आप उसको मार सकते हैं,
उसको वहीं पर फिनिश कर सकते हैं, वो भी अपराध के दायरे में नहीं माना जाएगा। अपहरण करना या फिर किसी भी एसिड का तेजाब का किसी के ऊपर फेंकना और फेंकने से पहले ही आपने उसको बचा लिया है और उस व्यक्ति को मार सकते हैं, पिटाई कर सकते हैं, उसकी मृत्यु तक हो सकती है, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 40 में प्राइवेट प्रतिरक्षा के समय की अवधि, यानी कि समय की अवधि जब होती है कि प्रारंभ में बने रहना, कब तक बने रहेगा, जब तक प्राणों पर संकट की आशंका नहीं आ जाए। ऐसा नहीं है कि वो आपको मारने आ रहा और आपने खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको आना है, बचाव करना है, जब तक कि आप बचा सकते हैं बचा सकते हैं, अगर नहीं बचा पाएँ तब ये कार्य करना होगा। धारा 41 में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में कब किसको मार सकते हैं, यानी कि लूट, रोबरी, रात्रि के समय विग्रह भेदन या फिर आग या विस्फोट द्वारा। इसमें किसी व्यक्ति के तंबू का जलना या चोरी आदि की भावना या गंभीर चोट एक घोर अपराध हो सकता है। धारा 43 में संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रारंभ एवं उसका बचे रहना, उसका बने रहना ही धारा 43 में हमारा आता है। आप इसमें बता सकते हैं धारा 43 में और क्या क्या हम कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं मुझको। और मैंने अध्याय 3 कंप्लीट करा दिया है, धारा 14 से 43 तक मैंने बता दी हैं, पूरा आपको समझ में आ गया होगा। शॉर्ट में बताया, कोई लॉन्ग नहीं बताया, कोई इस तरह से नहीं बताया कि आपको समझ में नहीं आए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और चैनल पर आए हैं तो फिर राइट कॉर्नर में रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करें, दबा दें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में, कल मिलेंगे सभी। थैंक यू, बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।